हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम लोग नीट प्रीवियस 32 ईयर्स के क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम द टॉपिक वेव्स। तो ऑलरेडी इस लेक्चर का फर्स्ट पार्ट आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। उसमें हम लोगों ने थ्योरी रिवाइज किया था एज वेल एज 18 क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 से हम लोग कंटिन्यू रखते हैं। तो क्वेश्चंस के लिंक्स मतलब टाइम स्टैम्प्स आपको उसमें मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का टाइम लिखा रहेगा, क्वेश्चन नंबर 20 का टाइम लिखा रहेगा। उस टाइम पे आप क्लिक करोगे डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 19 खुल जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 21 का आप क्लिक करोगे 21 वाला टाइम स्टैम्प, तो डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 21 खुल जाएगा। ठीक है, और पीडीएफ भी मिल जाएगा साथ में इसका। तो आप पीडीएफ में क्वेश्चन देख लेना और उसके हिसाब से जिस क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए होगा उसके करस्पॉन्डिंग टाइम स्टैम्प को क्लिक कर देना, अपने आप वो पार्ट ऑफ द वीडियो खुल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। टू सोर्सेज पी एंड क्यू प्रोड्यूस नोट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 660। अ लिसनर मूव्स फ्रॉम पी टू क्यू। तो पी से क्यू की तरफ एक लिसनर जा रहा है। ठीक है, ये पी है, ये क्यू है, दोनों 660 प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, ये भी 660 प्रोड्यूस कर रहा है, ये भी 660 प्रोड्यूस कर रहा है। लिसनर पी से क्यू की तरफ जा रहा है ना। तो ये ऑब्जर्वर है। ठीक है, पी से क्यू की तरफ जा रहा है विद स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड। तो इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज 330 देन द नंबर ऑफ बीट्स हर्ड। अब बीट्स के लिए 2 फ्रीक्वेंसी चाहिए होता है। कौन कौन सा फ्रीक्वेंसी यहाँ पे होगा? ये ऑब्जर्वर जो इसका फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, ये एक सोर्स है, इसका कुछ फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा ये। वैसे ये भी एक सोर्स है जो 660 हर्ट्ज का साउंड वेव इमिट कर रहा है, इसका भी कुछ फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, तो उन दोनों फ्रीक्वेंसीज का जो डिफरेंस होगा वो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, अगर ऑब्जर्वर रेस्ट पे होता तब तो ये 660 इसको 660 दिखता और ये 660 भी 60 दिखता, तब बीट फ्रीक्वेंसी 0 जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो ये वाला फ्रीक्वेंसीज को बढ़ के दिखेगा और ये वाला फ्रीक्वेंसीज को घट के दिखेगा। ठीक है, तो सपोज यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी मिल रहा है इसको, उसको F1 नाम दे रहे हैं, और यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी मिल रहा है इसको, उसको F2 नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि F1 बड़ा होगा F2 से, हम लोग क्या करने वाले हैं F1 माइनस F2। ठीक है, अब F1 कैसे निकालेंगे? F1 हो जाएगा आपका ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जो कि 660 है, स्पीड ऑफ साउंड 330। ऊपर में क्या करते हैं हम लोग? प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ सोर्स। ठीक है, सोर्स तो रेस्ट पे है, सोर्स रेस्ट पे तो 0। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर पॉजिटिव लेंगे क्योंकि ऑब्जर्वर इस सोर्स की तरफ जा रहा है, +1। ठीक है, और F2 निकालने के लिए फिर से F2 है इस वाले फ्रीक्वेंसी को कितना पे ऑब्जर्व करेगा ये, है ना ऑब्जर्वर। तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जो साउंड सोर्स इमिट कर रहा है 660 इंटू वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द मीडियम माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स विच इज़ 0। और ऑब्जर्वर क्या है, इस सोर्स के लिए ऑब्जर्वर दूर जा रहा है ना, ऑब्जर्वर अवे जा रहा है तो वेलोसिटी इसका -1 लेंगे। तो यहाँ पास जा रहा तो +1 लिए, यहाँ दूर जा रहा तो -1 लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस करेंगे हम लोग, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 660, दिस माइनस F1 का वैल्यू इतना है, F2 का वैल्यू इतना है, तो 660 कॉमन हो गया। ठीक है, और यहाँ 660 बाय 330 कॉमन हो गया, यहाँ पे 331 माइनस 329। ठीक है, 2 आएगा, ये 2 आएगा, मतलब 4, यानी ऑप्शन हो जाएगा A। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, when a string is divided into 3 segments of length L1, L2, L3, the fundamental frequencies of these segments are mu1, mu2, mu3। ठीक है, तो L1 स्ट्रिंग के लिए फंडामेंटल है mu1, L2 के लिए mu2, L3 के लिए mu3। ठीक है ना, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, सॉरी F के टर्म्स में लिखते हैं। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होता है? स्पीड डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ लेंथ। ठीक है, अब फर्स्ट वाले वेव के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या यहाँ से लेंथ का वैल्यू क्या हो जाएगा? स्पीड डिवाइडेड बाय 2f। ठीक है, तो L1 हो जाएगा स्पीड डिवाइडेड बाय 2 mu1, है ना, ये स्पीड है, ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी फर्स्ट केस में mu1 है ना। वैसे सिमिलरली L2 हो जाएगा स्पीड डिवाइडेड बाय 2 mu2, और L3 हो जाएगा स्पीड डिवाइडेड बाय 3 mu3। ठीक है, तो ओरिजिनल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रिंग क्या होगा? ठीक है, तो अगर इन तीनों लेंथ को ऐड कर दे L1 प्लस L2 प्लस L3, आपको क्या मिलेगा? यहाँ तो 2 है, सॉरी, तो स्पीड बाय 2 कॉमन ले लेंगे, 1 बाय mu1, 1 बाय mu2, 1 बाय mu3। ठीक है ना। चलो अब L1 L2 प्लस L3 क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। और पूरे स्ट्रिंग के लिए अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी न्यू है, ठीक है, तो इस फॉर्मूला के हिसाब से L का बदले क्या लिखेंगे हम लोग? V बाय 2 न्यू, है ना, ये हो जाएगा L, और L का बदले क्या लिखेंगे? स्पीड डिवाइडेड बाय 2 न्यू। ठीक है, याद रखना पूरा स्ट्रिंग ये मान लो L1 L2 L3 ये
ठीक है ना। तो ये पूरा स्ट्रिंग जो है, मतलब L1 पे अगर कोई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना है L1 का न्यू 1 है, L2 का न्यू 2 था, L3 का न्यू 3 था, लेकिन पूरा स्ट्रिंग का भी तो कुछ होगा। पूरा स्ट्रिंग के अगर एंड्स को फिक्स करेंगे तब किस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है, न्यू से, ठीक है। ये न्यू 1 से, ये न्यू 2 से, ये न्यू 3 से, और पूरा स्ट्रिंग किससे वाइब्रेट कर रहा है, न्यू से, है ना। ऑफकोर्स यहाँ पे तो ऐसे फिक्स्ड होगा ये, ठीक है। ये अपना इंडिपेंडेंटली वाइब्रेट कर रहा है, अपने इंडिपेंडेंटली, यहाँ पे लेकिन पूरा स्ट्रिंग एज वन एंटिटी कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी V/2 1 बाय न्यू 1 1 बाय न्यू 2 1 बाय न्यू 3, तो V/2 कैंसिल, तो 1 बाय न्यू 1 इक्वल टू 1 बाय न्यू 2 प्लस 1 बाय न्यू 3 प्लस न्यू 1, है ना। 21 में two sources of sound placed close to each other are emitting progressive wave given by this and this. An observer located near these two sources will hear. तो पहले बीट्स निकालते हैं, बीट्स के लिए फ्रीक्वेंसी निकालना होगा। तो फर्स्ट वाले का ओमेगा दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी होता है ओमेगा बाय 2π। तो फर्स्ट वाले का फ्रीक्वेंसी हो जाएगा फर्स्ट वाले का ओमेगा डिवाइडेड बाय 2π, तो ये मिलेगा 300। वैसे सेकेंड वाले वेव का फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, जो भी टी के साथ रहता है उसको ओमेगा बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड वाले वेव का ओमेगा है इतना, तो सेकेंड वाले वेव के लिए फ्रीक्वेंसी हो जाएगा आपका 304, ठीक है। तो आपका बीट फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, बड़ा वाला माइनस छोटा वाला मतलब 4, ठीक है। तो 4 वाला ऑप्शन ए है और डी है, ठीक है। तो ये दोनों तो कैंसिल मतलब एलिमिनेट हो गया। और दूसरा चीज़ आपसे बोला गया है, जो सेकेंड पार्ट है वो वैक्सिंग और वीनिंग। वैक्सिंग मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का इंटेंसिटी, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यानी जब कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, और वैनिंग मतलब जब डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, ठीक है ना। तो इंटेंसिटी ऑफ वैक्सिंग डिवाइड बाय इंटेंसिटी ऑफ वैनिंग, ठीक है। तो वैक्सिंग मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी और वैनिंग मतलब मिनिमम इंटेंसिटी, ठीक है। मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड ऐड हो जाते हैं सिंपली, तो इंटेंसिटी तो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होता है, तो सम हो गया, ठीक है। और मिनिमम में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना। तो A1 A2 है 4 और 5, तो 4 + 5 9 स्क्वायर, और 4 - 5 -1 का स्क्वायर, ठीक है। तो 81:1 आएगा, 81:1 वाला ऑप्शन डी है, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक वेव इज गिवन बाय दिस, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी टू वेव वेलोसिटी। अब मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी क्या होता है, ये पार्टिकल का वेलोसिटी मैक्सिमम वाला, वही SHM में जो होता है ओमेगा इंटू ए, ठीक है। ओमेगा इंटू ए, यही आपका मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी हो गया। वेव वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा बाई के, ठीक है। तो क्वेश्चन ने बोला है दोनों इक्वल है ना। तो आपसे क्या पूछा है, रेशियो पूछा है, सॉरी कहीं नहीं बोला इक्वल है, रेशियो पूछा है, ठीक है। तो मैक्सिमम पॉसिबल पार्टिकल वेलोसिटी इतना है और मैक्सिमम वेव वेलोसिटी इतना है, ठीक है। तो ये k इंटू ए हो जाएगा। k मतलब जो x के साथ उसको k बोलते हैं ना, x के साथ कितना है 1 है, तो k का वैल्यू 1 और a का वैल्यू 3, तो हो जाएगा 3। कुछ गलत कर रहे क्या, ओह सॉरी गलत की, एक चीज़ गलत की है यहाँ तक सही था, k और a का वैल्यू गलत लिखा हूँ मैं। देखो यहाँ पे ये गलती सबसे होता है, मतलब आपसे नहीं होना चाहिए, चलो मेरा तो एग्ज़ाम नहीं है। यहाँ पे इसको ओमेगा और इसको t मत बोलना, ठीक है, क्योंकि सामने भी एक वैल्यू है, साइन के साथ ब्रैकेट स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25πt माइनस π/2x, ठीक है। तो ये आपका ओमेगा है और ये k है, ब्रैकेट वाला इसको मैं नहीं देखा था, वही गलती हुई थी। तो k का वैल्यू π/2 है इंटू a का वैल्यू 3 है, तो ये 3π/2 ऑप्शन बी होगा। अ ट्रेन मूविंग विथ ए स्पीड 220 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एमिट्स अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 1000, ठीक है। तो ये सोर्स जो है ट्रेन मूव कर रहा है टुवर्ड्स अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर जो है, ऑब्जर्वर मत बोलो ऑब्जेक्ट बोलो भी, ठीक है। ये कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, उसके तरफ जा रहा है, ये 220 मीटर पर सेकेंड है ना, और ये कितना फ्रीक्वेंसी का साउंड एमिट कर रहा है, 1000 हर्ट्ज। Some of the sound reaching the object gets reflected back to the train as echo. The frequency of the echo as detected by the driver of the train is, ठीक है। तो कितना ये डिटेक्ट करने वाला है साउंड, ठीक है, जो रिफ्लेक्टेड आ रहा है ना, तो इको का अपरेंट फ्रीक्वेंसी कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये रेस्ट पे है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं ये कितना ऑब्जर्व करेगा, ठीक है ना। तो इसका नाम ए रख देते हैं, तो फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय ए,
कितना हो जाएगा, कितना एमिट हो रहा है यहाँ से, इतना ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इतना है, ठीक है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इंटू स्पीड ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर कितना है 0, और वेलोसिटी ऑफ सोर्स को पॉजिटिव लेंगे क्योंकि उसके तरफ जा रहा है, ठीक है। ओके, तो ये 22 11 11 3 33 3000 आया, ठीक है। तो ये कितना फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा, इसको कितना मिल रहा होगा 3000, ये 1000 एमिट करे, इसको दिख रहा है कितना 3000, ठीक है। और वही चीज़ यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, है ना, क्योंकि आपको बोल दिया है कि ये रिफ्लेक्ट कर रहा है साउंड को, है ना। तो ये रिफ्लेक्ट होकर जो यहाँ जाएगा, तो यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय ए विल बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्टेड बाय ए, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्टेड बाय ए रिसीव्ड बाय ए रिफ्लेक्टेड बाय, ठीक है। जितना फ्रीक्वेंसी रिसीव होता है उतना ही रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। रिफ्लेक्टेड बाय ए कितना हो जाएगा 3000, ठीक है। अब क्वेश्चन ऐसा हो गया, याद रखना ट्रेन में ही जो ड्राइवर बैठा हुआ है उसको कितना सुनाई दे रहा है वो पूछा है, ठीक है। जो रिफ्लेक्ट हो क्या है उसको कितना सुनाई दे रहा है, तो अभी सुनने वाला कौन बैठा है, ट्रेन में ही बैठा हुआ है, तो ये आपका ऑब्जर्वर हो जाएगा, ठीक है। ट्रेन जितने से चल रहा होगा ऑब्जर्वर उतने से चलेगा, तो ट्रेन इस तरफ जा रहा है 220 से, तो ऑब्जर्वर 220 से जा रहा है, ठीक है। और अभी जो रिफ्लेक्ट होकर जहाँ से आ रहा है उसको हम लोग सोर्स बोलेंगे, है ना, क्योंकि इसके लिए साउंड वेव यहीं से आ रहा है, रिफ्लेक्ट यहीं से हो रहा है ना, तो इसके लिए सोर्स ये बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। और ये सोर्स कितना फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है 3000 हर्ट्ज़, और ये रेस्ट पे है। समझ में आई बात, ठीक है ना। ऑब्जर्वर कौन है, ड्राइवर है, अभी ड्राइवर ऑफ ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम लोग, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इतना, स्पीड ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ सोर्स 0 है, प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर प्लस में लेंगे क्योंकि ये उसके तरफ जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या किए थे हम लोग, ऊपर वाले केस में आपका वेलोसिटी ऑफ सोर्स प्लस में लिए थे कि तरफ जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर 0 था, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जर्वर का है, सोर्स का 0 है ना। तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा 3 2 5 5/3 मतलब 5000 हर्ट्ज़, ठीक है। ऑप्शन सी। 24 में 2 वेव्स आर रिप्रेजेंटेड बाय दीज इक्वेशंस, द फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज, ठीक है। द फेज डिफरेंस मतलब ये वाला टर्म का डिफरेंस, अगर ये दोनों साइन है, ठीक है, तो कॉस में रहेगा तो डिफरेंस मत निकालना, है ना, मतलब एक साइन में रहेगा कॉस में रहेगा, तो दोनों को साइन में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो इसको हम लोग साइन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब ये साइन है कॉस है तो डिफरेंस मत निकालना, पहले कॉस को साइन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा हो जाएगा 90 प्लस थीटा या थीटा प्लस 90 डिग्री, ठीक है। कॉस को साइन में कन्वर्ट करना, आँख मूंद के जो भी एंगल होगा उसको एज इट इज लिख देना, प्लस π/2 कर देना, ठीक है। तो ये आपका हो गया y2 और y1 कितना है ये, ठीक है। तो y1 तो यही है, तो y1 y2 अब देखो ए साइन मैच कर रहा ना, तो अब जो एंगल वाला टर्म है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो आँख मूंद के, ठीक है। तो दिस माइनस दिस या दिस माइनस दिस कुछ भी कर दो, सब पॉजिटिव है तो बड़ा माइनस छोटा करो, जो भी है आप सब्ट्रैक्ट करो। तो दिस माइनस दिस करोगे तो ω/t kx तो कैंसिल हो जाएगा, π/2 माइनस 0.57, ठीक है। पाई होता है 3.14/2, तो 3.14/2 मतलब 2 1 का 2 2 5 10 2 7 14, तो ये 1 आएगा, ठीक है। ऑप्शन ए। (25) में साउंड वेव्स ट्रैवल एट 350 मीटर पर सेकेंड थ्रू अ warm air and at 3500 meter per second through brass. The wavelength of a 700 hertz acoustic wave as it enters brass from warm air, ठीक है। तो आपसे वेवलेंथ पूछा गया है बस। तो देखो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एयर में स्पीड दे दिया है और एयर में फ्रीक्वेंसी दे दिया है, ठीक है। वेवलेंथ ऑफ इतना वेव एज इट एंटर्स ब्रास फ्रॉम ए वार्म एयर, ठीक है ना। तो इतना फ्रीक्वेंसी का वेव अभी ब्रास में घुस रहा है, किसमें ऑलरेडी एयर में, ठीक है ना। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी इन एयर और ये है स्पीड इन एयर, ठीक है, स्पीड इन एयर, ठीक है। ये है स्पीड इन ब्रास। तो आपसे पूछा है वेवलेंथ इन ब्रास कितने फैक्टर से चेंज होगा, ठीक है। तो चलो हम लोग क्या करेंगे, वेवलेंथ क्या होता है स्पीड बाय फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो वेवलेंथ इन ब्रास डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन एयर हो जाएगा स्पीड इन ब्रास डिवाइडेड बाय स्पीड इन एयर इनटू फ्रीक्वेंसी इन एयर डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इन ब्रास, ठीक है।
है ना, यहाँ तक सही है। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देना कि फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहता है, ठीक है। तो ये हमेशा सेम रहेगा, मतलब यही फ्रीक्वेंसी इन एयर है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या, नंबर ऑफ साइकिल्स, ठीक है। साइकिल्स पर सेकेंड जितना सोर्स जितना, मतलब जो भी सोर्स ऑफ साउंड हो यहाँ पे, वो जितना पर सेकेंड वाइब्रेट करेगा, पर सेकेंड साइकिल्स कंप्लीट करेगा, सबको उतना ही करना हो, चाहे किसी मीडियम में हो, ठीक है। तो ये हमेशा 1 होगा, है ना, ठीक है। तो यही फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर भी है, यही फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रास भी है। तो वेलोसिटी इन ब्रास डिवाइडेड वेलोसिटी इन एयर, वेलोसिटी इन ब्रास कितना है 3500 और वेलोसिटी इन एयर कितना है 350। तो ये 10 के फैक्टर से बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि लैम्डा ऑफ ब्रास इज 10 टाइम्स लैम्डा ऑफ एयर, लैम्डा इन ब्रास इज 10 टाइम्स लैम्डा इन एयर, ठीक है ना। तो जब ब्रास पे घुसेगा फ्रॉम वार्म एयर, इट विल इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 10, इंक्रीज हो रहा है बाय 10 का फैक्टर, ठीक है। टू आइडेंटिकल पियानो वेव्स kept under the same tension have a fundamental frequency 600 Hz. The fractional increase in tension in one of the wires which will lead to occurrence of 6 beats per second when both the wires oscillate together, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपसे ये पूछा है कि टेंशन ऑफ 6 बीट्स, ठीक है। तो आपको बीट फ्रीक्वेंसी दिया हुआ इतना, ठीक है। अब देखो बीट फ्रीक्वेंसी क्यों आएगा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे, पियानो वायर तो दोनों तरफ फिक्स रहता है, ठीक है। तो इसमें जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है, आपको पता है क्या होता है, V/2L, और V क्या होता है, √T/μ, ठीक है ना। तो अब दोनों केसेस में हर चीज़ सेम है, क्योंकि सेम वायर यूज़ हो रहा है, तो उसका म्यू और एल सेम रहेगा, लेकिन टेंशन हम लोग डिफर कर रहे हैं, है ना। एक केस में कस के बांधा हुआ, एक केस में थोड़ा लूज बांधा, जो भी टेंशन इन द स्ट्रिंग वेरी कर रहा है, क्वेश्चन पढ़ के पता चल रहा है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन, ठीक है ना। अब देखो 600 है पहले ओरिजिनली, ठीक है ना, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितना था फंडामेंटल 600, अभी चेंज ऐसा हुआ है कि सबसे बीट कितना मिल रहा है, 6 का मिल रहा है, ठीक है ना। तो यानी 6 तो बहुत ही छोटा है कंपेयर टू 600, तो हम लोग ये बोल सकते हैं चेंज इन एफ, तो ये क्या है आपका चेंज इन एफ है, दिस इज़ वेरी स्मॉल कंपेयर टू ओरिजिनल एफ, ठीक है, समझ में, जिसको एफ नॉट बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग अगर ये ऐसा होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग इसको ये बोलेंगे कि जो एरर में यूज़ करते थे लॉ वही यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो ये प्रोपोर्शनल टू टी की पावर हाफ है ना। तो पावर सामने आता था डेल्टा T/T, ये एरर यूज़ कर रहे, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू √T है, √T मतलब टी की पावर हाफ। अब क्योंकि इसमें चेंज बहुत ही छोटा है, मतलब फ्रैक्शनल चेंज इसमें बहुत ही छोटा है, ठीक है, तो इसमें इस तरफ लगाएंगे हम लोग, फ्रैक्शनल चेंज इन एफ शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ फ्रैक्शनल चेंज इन टी, एरर में जो कैसे करते हैं, ठीक है। अब डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी कितने का है, 6, बीट मतलब क्या होता है, डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितने का है, 600 इज इक्वल टू हाफ इंटू डेल्टा T बाय ओरिजिनल टेंशन नहीं पता, वही पूछा गया होगा। तो फ्रैक्शनल चेंज इन टेंशन, तो फ्रैक्शनल चेंज इन टेंशन कितना हो जाएगा, 12/600, तो 1/50, 2/100, यानी 0.02, ऑप्शन बी। A transverse wave is represented by this, for what value of wavelength is the wave velocity equal to particle velocity। तो wave velocity होता है आपका ω/k और इक्वल टू मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी क्या होता है, ω/a, ठीक है, याद रखना है। तो ये कट गया, आपसे पूछा गया फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ वेवलेंथ, ठीक है ना। ओके, तो 1/k है, 1/k क्या होता है, λ/2π, तो लैम्डा का वैल्यू 2πa, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। A tuning fork of frequency 512 Hz makes 4 beats per second with the vibrating string of a piano, ठीक है। तो एक ट्यूनिंग फोक है जिसका फ्रीक्वेंसी दे दिया है, वो 4 बीट बना रहा है विथ पियानो, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ पियानो हमें नहीं पता, लेकिन फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोक है 512, और ये पियानो के साथ 4 बीट का बना रहा है, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ पियानो जो आपको नहीं पता, वो इससे 4 ज़्यादा भी हो सकता है, 4 कम भी हो सकता है, ठीक है, +4 या -4, ठीक है। क्योंकि ऐसा रहे तब भी 4 बीट का फ़र्क आएगा, 4 बीट का वैल्यू 4 आएगा, और ऐसा रहे तब भी बीट का वैल्यू 4 आएगा, ठीक है। नाउ द बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज टू 2 beats per second व्हेन द टेंशन इन द पियानो स्ट्रिंग इज स्लाइटली इंक्रीज्ड। अब इसका टेंशन इन पियानो स्ट्रिंग बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। याद रखना फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू √T होता है, तो अगर टेंशन को बढ़ाया जाएगा, दिस इम्प्लाइज फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो टेंशन इन पियानो स्ट्रिंग बढ़ाया गया, मतलब फ्रीक्वेंसी इन पियानो स्ट्रिंग
बढ़ गया है, ठीक है, तो इसको बढ़ाया गया है ना। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पियानो स्ट्रिंग, ओके, द बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस 2 बीट्स पर सेकेंड व्हेन द टेंशन इज इंक्रीज, ठीक है। तो अब देखो ये कितना था 516 था, ये कितना था 508 था, ठीक है, यही दोनों पॉसिबिलिटी पियानो का है ना शुरू में। अब टेंशन अब बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगा, अगर ये वाला ऑप्शन रहा तो ये भी बढ़ेगा, ये वाला ऑप्शन रहा तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये 516 से अगर बढ़ेगा तो इनका बीट फ्रीक्वेंसी तो बढ़ जाएगा ना, ठीक है, और लेकिन ये 508 से बढ़ेगा थोड़ा सा तो इसका बीट फ्रीक्वेंसी घट जाएगा। समझ में आ रहा है, जैसे 516 से 517 हुआ तो बीट फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 517 और 512 का 5 हो जाएगा, लेकिन आपको बोला गया था बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होकर 2 हो रहा है, ठीक है। तो बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होकर 2 तभी हो सकता है जब ये बढ़ाओ, है ना, ये बढ़ाना मतलब 508 से 510 हुआ होगा, तभी 510 और 512 का 2 होगा। समझ में आई बात। अगर ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी होता तो इसको बढ़ाते तो बीट फ्रीक्वेंसी और बढ़ता, ठीक है, लेकिन इसको हल्का सा बढ़ाएंगे तो बीट फ्रीक्वेंसी घटेगा, क्योंकि 512 और 508 का डिफरेंस ही 4 है, 509 और 512 का 3 होगा, 510 और 512 का 2 होगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो यानी यही सही होगा, 508 ही सही होगा, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए 508। समझ में आई बात, ठीक है। Each of the two strings of length 51.6 cm and 49.1 cm are tensioned separately by 20 Newton force. Mass per unit length of both the string is same and is equal to 1 gram per meter. When both the strings vibrate simultaneously, the number of beats. तो नंबर ऑफ बीट्स सबसे पूछा, ठीक है। तो आपको 2 मेथड बताऊंगा, पहला मेथड सबको समझ में आएगा, दूसरा मेथड में थोड़ा मैथ्स एक्स्ट्रा रहेगा, थोड़ा सा, वो नहीं भी समझ में आए तो प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। पहला मेथड में कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं दोनों मेथड बताऊंगा, दूसरा मेथड बहुत छोटा है लेकिन मैथ्स थोड़ा है, ठीक है। तो ईच ऑफ द 2 स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ इतना एंड इतना आर टेंशन सेपरेटली बाय 20 न्यूटन फोर्स, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दिया है और टेंशन भी दिया हुआ है, मास पर यूनिट लेंथ भी दिया हुआ है, तो दोनों को अगर वाइब्रेट करेंगे तो नंबर ऑफ बीट्स कितना आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बताया नहीं गया कि किस मोड में वाइब्रेट किया जा रहा है, तो मैं फंडामेंटल मान ले रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या मान रहा हूँ, फंडामेंटल मोड, ठीक है ना। तो फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है, आपका होता है √V/2L, और V निकालने के लिए T/μ करते हैं, ठीक है ना, ठीक है। अब पहले वाले स्ट्रिंग का फंडामेंटल FO1 निकालेंगे तो 1/2L ले लो, पहले वाले स्ट्रिंग का L इतना है, ठीक है, मीटर्स में लो, इतना हो गया, है ना, 1/2L इंटू T/μ, टेंशन कितना है 20/μ, मास पर यूनिट लेंथ कितना 1 ग्राम पर मीटर है, ठीक है, यानी 10⁻³ किलोग्राम, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो पहले वाले का फंडामेंटल इतना हो जाएगा, दूसरे वाले स्ट्रिंग में फंडामेंटल के लिए 1/2 49.1 डिवाइडेड बाई 100, वही वैल्यूज़ खाली पुट करो, 20 डिवाइडेड बाई 10⁻³ और इन दोनों का डिफरेंस आपको कितना बोला गया है वही निकालना है, ठीक है ना। बीट मतलब इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। तो देखो ये कितना हो जाएगा 51/51.6, या गलत नहीं है लेकिन पॉजिटिव है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है, दिस माइनस दिस कर रहा हूँ क्योंकि ये बड़ा आएगा, इतना आएगा इंटू 20,000 का स्क्वायर रूट, सही किया ना, 50 20,000 50 50 बाई, हाँ ठीक है। तो आपका बीट फ्रीक्वेंसी यही है, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लो आराम से आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये पहला मेथड था, है ना। दूसरा मेथड थोड़ा मैथ्स वाला है, अधिकतर बायो बच्चों को ये समझ में आएगा, दूसरा मेथड जिनका मैथ्स होगा थोड़ा वही समझ में आएंगे, तो इसे दूसरा मेथड भी देख लो, नहीं भी समझ में आएगा तो प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड मेथड में क्या है, आप ये फॉर्मूला लिखो, फ्रीक्वेंसी होता है 1/2L T/μ, ठीक है। अब दोनों केसेस में L चेंज हो रहा है, बाकी तो फिक्स है ना, सिर्फ L चेंज हो रहा है ना। तो आप बोलोगे फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू L की पावर -1, ठीक है, फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू L की पावर -1, ठीक है ना, क्योंकि T इज बिन की केफ्ट कांस्टेंट, दोनों वायर में टेंशन सेम है, दोनों वायर का म्यू सेम है, ठीक है। तो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L, ठीक है। अब क्योंकि आप देखोगे लेंथ में बहुत छोटा फ़र्क है, इसमें और इसमें 2.5 का फ़र्क है, ठीक है ना। तो 2.5 इज़ वेरी स्मॉल कंपेयर टू, अगर दोनों का लेंथ को 50-50 ही बोले, ऑलमोस्ट 50-50 है, 2.5 50 का कितना परसेंट है, 5% है, तो 5% छोटा अमाउंट होता है, ठीक है ना। तो 5% तक के लिए आपको पता होगा एरर वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम लोग 4-5% के लिए, ठीक है। -1 से फ़र्क नहीं पड़ता, ये चीज़ है ना, ठीक है। तो आपका डेल्टा F कितना आ गया, डेल्टा L/L इंटू F,
ठीक है, ये सेकंड मेथड है ना, ये फर्स्ट मेथड था, ये सेकंड मेथड है। ठीक है, चेंज इन लेंथ, इन दोनों में लेंथ का कितना फ़र्क है, 2.5 का फ़र्क है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो 2.5 आएगा। ठीक है, तो चेंज इन लेंथ 2.5 डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ। अब ओरिजिनल लेंथ आप ये दोनों लेगा तो दोनों में कुछ भी ले सकते हो, या दोनों के बीच का कुछ ले लो, अच्छा नंबर, इजी नंबर 50। ठीक है, इन दोनों के बीच में 50 आता है ना, ले भी लो, है ना। याद रखना हम लोग अप्रॉक्सीमेटली निकाल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए 50 मान के चलो, तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए 1/2 इंटू 50 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 100 करो, और टी बाय म्यू, तो ये 20,000 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा एफ का वैल्यू, है ना। तो ये तो पूरा कट गया, √20,000, तो √2 1.4 इंटू 10 की पावर 2 यानी 141। ठीक है, 141 है ना। ठीक है, तो 25 दूनी 50, तो 20 सत्य आ जाएगा। तो डेल्टा एफ कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, जो कि बहुत ही कम स्टेप्स है, बहुत ही छोटा कैलकुलेशन है, तो आंसर हो जाएगा 7। इससे भी निकालना 7 आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द ड्राइवर ऑफ ए कार ट्रैवलिंग विथ स्पीड 30 टूवर्ड्स अ हिल साउंड्स a horn of frequency 600. If the velocity of sound in air is 330, the frequency of reflected wave as heard by the driver. ठीक है, तो पहले आउटलाइन बना देता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले आपका ये सोर्स है, और जो आपका हिल है ना, हाँ हिल ऑब्जर्वर है। ठीक है, तो पहले ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है ना। तो सोर्स कितने चल रहा है, 30 चल रहा है, ऑब्जर्वर तो आपका रेस्ट पे है। ठीक है, और तो फ्रीक्वेंसी कितना रिसीव करेगा, फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय हिल को कितना फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे कोई खड़ा रहा तो कितना फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा। ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितना है, 600 इंटू वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स का वेलोसिटी +30 लेंगे कि इसके तरफ जा रहा है +30, और ऊपर में रहता है प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर रेस्ट पे। ठीक है, ऐसे रहने दो। ये हो गया फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय हिल, यही हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्टेड बाय हिल। जितना रिसीव करेगा उतना ही रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्टेड बाय हिल भी यही रहेगा, है ना। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी जो हिल रिफ्लेक्ट करेगा वही यहाँ वाला जो ड्राइवर रहेगा सुनाई देगा। याद रखना, कार साउंड एमिट कर रहा है, वो साउंड डायरेक्टली ड्राइवर को सुनाई देगा, लेकिन वो साउंड जो रिफ्लेक्ट होकर आएगा वही तो सुनाई देगा ना। तो हम लोग से क्वेश्चन पूछा है जो रिफ्लेक्टेड साउंड है उसका कितना फ्रीक्वेंसी उसको महसूस होगा। ठीक है ना, तो अब यही यहाँ से जो साउंड गया रिसीव किया ये वही रिफ्लेक्ट हुआ। अब वो रिफ्लेक्टेड साउंड सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है यहाँ का ड्राइवर। ठीक है, तो सेकेंड केस में ये ड्राइवर है, यही आपका ऑब्जर्वर है। ये कितना सुन रहा है ना, ये ऑब्जर्वर चल रहा है 30 चल रहा था ना, हाँ ठीक है। और आपका हिल जो है वो आपका सोर्स, ठीक है। हिल कितना फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट कर रहा था, इतना कर रहा था, यही उसका ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी होगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर क्योंकि सोर्स की तरफ जा रहा है तो +30, वेलोसिटी ऑफ सोर्स तो रेस्ट पे है, ठीक है ना। तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितना है, इतना है 600 इंटू 330 डिवाइडेड बाय 300, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर ही लेते हैं ना, 200 660 है ना, 160, ठीक है। तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 660 इंटू वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स का वेलोसिटी कुछ नहीं, प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर का वेलोसिटी 30, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 2 इंटू 720 आ रहा ना, हाँ 720 हो जाएगा, ठीक है। नंबर 31 में, अ वेव इन स्ट्रिंग हैज़ एन एम्पलीट्यूड ऑफ 2 सेंटीमीटर, द वेव ट्रेवल्स अलॉन्ग पॉजिटिव x विथ स्पीड 128 एंड इट इज़ नोटेड दैट 5 कंप्लीट वेव्स फिट इन 4 मीटर लेंथ, ठीक है। तो 5 कंप्लीट वेव्स का लेंथ कितना हो जाएगा, 5 लैम्डा, और वो 4 मीटर लेंथ में हट जा रहा है, फिट हो जा रहा है, मतलब इससे ये पता चल गया कि लैम्डा का वैल्यू 0.8, ठीक है। के क्या होता है, 2 पाई बाय लैम्डा, तो 2 पाई बाय 0.8, ठीक है। तो 1.25 5/4 1.25 2.5 पाई हो जाएगा, है ना, 5 10 हाँ 2.5 पाई,
ठीक है, तो 2.5 इंटू पाई का वैल्यू कितना होता है, 2.5 इंटू 3.14 को 15 अगर ले लो, 25 25 75, 7 25 7 32, 3 25 दिया 75, 3 78, तो 7.82 समथिंग आ रहा है। तो 7.8 वाला ऑप्शन सी और डी है, तो ए और बी एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग जा रहा है तो नेगेटिव साइन होगा, के एक्स माइनस ओमेगा टी होना चाहिए। ठीक है, ये तो नेगेटिव एक्स के लॉन्ग जा रहा है ना, तो ऑप्शन सी सही होना चाहिए। अ पॉइंट परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन of period t, an equation of motion is given by this equation. After the elapse of what fraction of time period the velocity of the point will be equal to half of its maximum velocity. ठीक है, तो पॉइंट परफॉर्म्स SHM और आपके पास इक्वेशन दी थी। ये तो SHM का क्वेश्चन है, इसमें वेव का कुछ नहीं है, गलती से इस चैप्टर में ले लिए होंगे जिस बुक से मैं क्वेश्चन लिया हूँ। फाइंड द इलैप्स आफ्टर द इलैप्स ऑफ व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टाइम पीरियड, तो कितने टाइम के बाद वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल बी इक्वल टू मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, ओके, तो x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है, तो वेलोसिटी क्या निकालेंगे, डी एक्स बाय डी टी करके, तो टाइम के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6। ठीक है, तो v इक्वल टू, इसको हम लोग v नॉट बोलते हैं, मैक्सिमम स्पीड है ना, तो v मैक्स कॉस, वही SHM में जो करते थे वही कर रहे, क्योंकि SHM का ही क्वेश्चन है ये एक सेंस में। ठीक है, तो आपको बोला गया कि v क्या होना चाहिए, आपका हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी होना चाहिए। ठीक है ना, तो v का बदली हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी पुट करो इनटू कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6। ठीक है, तो ये हाफ हो गया है ना, तो हाफ को कॉस का किस एंगल का कॉस हाफ होता है, 60 डिग्री का। ठीक है, सबसे छोटा एंगल कौन सा जिसका हाफ होता है कॉस, किस एंगल का कॉस हाफ होता है, सबसे छोटा एंगल कौन सा, 60। सबसे छोटा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कितने टाइम के बाद, सबसे पहला और कितने टाइम के बाद पूछा है। ठीक है ना, मतलब बहुत टाइम के बाद उसका स्पीड, बहुत सारे टाइम्स पे उसका स्पीड हाफ ऑफ होगा, कि SHM में भी आपको पता है ना, वो तो चलता ही रहता। वैसे यहाँ भी चलता ही रहेगा, लेकिन आपको सबसे कम टाइम बताना होगा। ठीक है, तो ये दोनों को इक्वेट कर दो, तो पाई बाय 3 ओमेगा टी पाई बाय 6, तो ओमेगा टी हो जाएगा पाई बाय 6, तो टी हो जाएगा पाई बाय 6 ओमेगा। ठीक है, और ओमेगा का वैल्यू 2 पाई बाय, ओमेगा का वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, 2 पाई बाय कैपिटल टी, तो टी बाय 12 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। 33 में 2 पीरियोडिक वेव्स ऑफ इंटेंसिटी I1 and I2 पास थ्रू अ रीजन एट द सेम टाइम इन द सेम डायरेक्शन, द सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज आर। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी पूछा है और मिनिमम इंटेंसिटी पूछा है, उसका सम पूछा है इनफैक्ट। ठीक है, ओके, तो हमें पता है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी आपका, अगर I1 and I2 ये इंटेंसिटीज है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना होता है, वो होता है आपका I1, चलो आपको इसको प्रूफ करके दिखाता हूँ, बहुत लोग को फॉर्मूला नहीं पता होगा। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं √I1 प्लस √I2, सॉरी I1 प्लस I2 प्लस 2√I1I2 cos phi। ठीक है, तो इससे मैक्सिमम आप देख सकते हो, मैक्सिमम कब होगा, जब cos phi 1 हो, है ना, तो उस समय आप बोल सकते हो मैक्सिमम इंटेंसिटी हो जाएगा आपका √I1 प्लस I2 का स्क्वायर। ठीक है, वैसे मिनिमम इंटेंसिटी हो जाएगा, तो आपको खाली ये याद रखना है, भले ऊपर वाला फॉर्मूला याद ना भी हो तो ये याद रखो, मैक्सिमम इंटेंसिटी इतना होता है, मिनिमम इतना होता है। ठीक है, दोनों का सम करना है हमें, है ना, तो हम दोनों का सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, I max प्लस I min, इस क्वेश्चन में वही पूछा है। ठीक है, तो सम करेंगे तो क्या आएगा, 2I1 I2, ऑप्शन बी। ठीक है, द वेव डिस्क्राइब्ड बाय दिस इज अ वेव ट्रैवलिंग अलॉन्ग, तो सबसे पहले नेगेटिव साइन है तो पॉजिटिव एक्स के अलॉन्ग मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो बी और डी तो गलत, और फ्रीक्वेंसी दिया गया है, तो फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग को देख लो, ए ओमेगा है तो ओमेगा 2 पाई है, फ्रीक्वेंसी होता है ओमेगा बाय 2 पाई, यानी 2 पाई बाय 2 पाई यानी 1। ठीक है, तो 1 हर्ट्स का फ्रीक्वेंसी यानी ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पे पाई हर्ट्स। 2 वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक्स प्रोड्यूस वेव्स विच आर गिवन बाय दिस एंड दिस नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट
पर मिनट पूछा है, ठीक है। तो पहले बीट फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। बीट फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, इसका ओमेगा, इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा इसका ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई। इसका ओमेगा कितना है 500 पाई, ठीक है। और इसको देख के हम लोग बोलेंगे इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा इसका ओमेगा बाय 2 पाई। इसका ओमेगा कितना है 506 पाई, तो हो जाएगा 253, ठीक है। तो आपका बीट फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 253 और 250 का डिफरेंस यानी 3, ठीक है। तो बीट फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, 1 सेकेंड में कितना बीट प्रोड्यूस हो रहा है, 3 बीट, ठीक है ना। इसका मतलब है 1 सेकेंड में 3 बीट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। आपसे पूछा है 1 मिनट, है ना। 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स, 60 सेकेंड में कितना हो जाएगा 180 बीट्स, ठीक है। ऑप्शन बी। 2 sound waves of wavelength 5 and 5.5 each propagate in a gas with velocity 330. We expect the following number of beats. तो पहले वाले साउंड वेव का याद रखना फ्रीक्वेंसी होता है स्पीड बाय वेवलेंथ, ठीक है। तो पहले वाले के लिए स्पीड तो वही है, वेवलेंथ है 5, तो 5 × 30। दूसरे वाले के लिए भी स्पीड वही है, वेवलेंथ है लेकिन 5.5, ठीक है। तो 0.5 तो 330 बाय 55, तो 5 11 से करते हैं, 11 5 11 3, तो दूसरे वाले का कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है। 60 और 66 इनका डिफरेंस कितना आएगा 6 आएगा। तो बीट फ्रीक्वेंसी यानी बीट्स पर सेकेंड 6 हो गया। The time of reverberation of a room A is 1 second. What will be the time of reverberation of a room having all the dimensions double of room A? ठीक है। अब टाइम ऑफ रिवर्बरेशन प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ द रूम, ठीक है ना। सरफेस एरिया आपका प्रोपोर्शनल रहता है डायमेंशन के स्क्वायर के, और वॉल्यूम प्रोपोर्शनल होता है डायमेंशन के क्यूब के, ठीक है। तो आप लोग ये बोल सकते हो कि टाइम ऑफ रिवर्बरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डायमेंशन ऑफ द रूम, ठीक है। तो अगर डायमेंशन को हम लोग डबल किए हैं तो टाइम भी डबल हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो ओरिजिनल डायमेंशन डी है, तो न्यू डायमेंशन कितना है 2D है, ठीक है। ओरिजिनल टाइम ऑफ रिवर्बरेशन कितना था इनिशियली 1 सेकेंड था ना, हाँ। तो नया कितना हो जाएगा, नया हो जाएगा 2 सेकेंड, ठीक है। ऑप्शन बी। अ ट्रांसवर्स वेव प्रोपोगेटिंग अलॉन्ग एक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। तो स्पीड ऑफ वेव क्या होगा, तो स्पीड ऑफ वेव क्या होता है ओमेगा बाय के। ओमेगा होता है टी के साथ जो रहता है उसको ओमेगा बोलते हैं, टी के साथ क्या है 4 पाई, और के क्या होता है जो एक्स के साथ होता है 0.5 पाई, ठीक है। 8 पंचे 40, तो ये 8 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, बोथ लाइट एंड साउंड कैन ट्रैवल इन वैक्यूम, नहीं, साउंड को मीडियम चाहिए होता है, वैक्यूम में मीडियम नहीं है। बोथ लाइट एंड साउंड आर ट्रांसफर्स, नहीं, साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। साउंड वेव्स इन एयर आर लॉन्गिट्यूडनल वाइल लाइट वेव्स आर ट्रांसफर्स, ये सही है। बोथ लाइट एंड साउंड आर लॉन्गिट्यूडनल, गलत, लाइट ट्रांसफर्स होता है, ठीक है। अ पॉइंट सोर्स एमिट्स साउंड equally in all directions in a non-absorbing medium. 2 points P and Q are at a distance 2 and 3 from the source. The ratio of intensities of sounds at P and Q, ठीक है। तो इंटेंसिटी एट P डिवाइडेड बाई इंटेंसिटी एट Q पूछा है। अब इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू पॉइंट सोर्स के लिए डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है ना। तो रेड मतलब डिस्टेंस ऑफ Q डिस्टेंस ऑफ P का स्क्वायर, ठीक है। IP 1/RP स्क्वायर, वैसे IQ इंटेंसिटी Q 1/RQ स्क्वायर, रेशियो लेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ Q कितना है, डिस्टेंस ऑफ Q है 3 और ये है 2, तो ये 9/4 हो जाएगा, ऑप्शन सी। द फेज डिफरेंस बिटवीन 2 वेव्स गिवन बाय दिस एंड दिस विल बी। तो फेज डिफरेंस के लिए याद रखना दोनों को साइन में करना होगा, तो इसको हम लोग साइन में कैसे करेंगे, 10⁻⁻6 तो है ही। साइन में करने के लिए जो एंगल है ब्रैकेट में उसको लिख दो, +π/2 कर दो, ठीक है। तो जो भी एंगल है उसमें +π/2 कर दो, तो कॉस साइन में बदल जाएगा, ठीक है ना। अब दोनों साइन में है, अब कंपेयर करो, तो इसका और इसका डिफरेंस निकालेंगे, तो दिस माइनस दिस,
ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 0.5 माइनस पाई बाय 2, ठीक है, तो हो जाएगा 1 माइनस पाई बाय 2, तो 1 माइनस 3.1 बाय 2 यानी 2.1 बाय 2, मॉड ले लो क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है, ठीक है। तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट मतलब 1 पॉइंट समथिंग भी इतना, 1.5 का डबल तो 3 होता है, 3 नहीं है यहाँ पे, है ना, तो 1 के बहुत पास आएगा, 1.5 तो थोड़ा दूर हो गया, ठीक है। A car is moving towards a high cliff. The driver sounds a horn of frequency f. The reflected sound heard by the driver is 2f. If v is the speed of sound, then the velocity of car will be, ठीक है। तो कार जो है क्लिफ के तरफ जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले कार आपका सोर्स है, ये साउंड एमिट करेगा, लेकिन क्लिफ से जो रिफ्लेक्ट होकर साउंड आ रहा है उसको देखना है, तो पहले देखते हैं क्लिफ कितना रिसीव करने वाला है, ठीक है। क्लिफ तो रेस्ट पे है और कार इसके तरफ जा रहा है, मान लो स्पीड कितना है इसका, वी ऑलरेडी यूज़ कर चुका है, यू यूज़ कर, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर 0 है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स प्लस यू, क्योंकि प्लस जा मतलब उसके तरफ जा रहा है, ठीक है। तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी कितना रिसीव होगा ये, इसका हॉर्न कितने का, एफ का ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, स्पीड ऑफ साउंड जो कि वी दिया हुआ है, प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विच इज़ 0 माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स विच इज़ यू, ठीक है। तो एफ बाय वी माइनस यू, ठीक है। ये एक्चुअली में फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसीव्ड, कितना फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा ये, ठीक है, क्लिफ, रिसीव्ड बाय क्लिफ, ठीक है। ओके, तो दिस शुड बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी एमिटेड बाय क्लिफ, है ना। अब क्लिफ जो फ्रीक्वेंसी एमिट करेगा वो सोर्स यहाँ पे ऑब्जर्व करेगा, ठीक है ना। सोर्स में जो ड्राइवर बैठा हुआ है कार में, है ना, तो वही ऑब्जर्वर बन जाएगा, ये सोर्स बन जाएगा। तो सेकेंड केस में आपका ये हो गया सोर्स, क्लिफ से जो रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी और सोर्स हो गया, और ये आपका ड्राइवर जो अभी भी क्लिफ की तरफ जा रहा है वो आपका ऑब्जर्वर हो गया, ठीक है। ठीक है, ड्राइवर कितने से जा रहा है, यू से जा रहा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर प्लस यू, क्योंकि वो पास में जा रहा है सोर्स के, वेलोसिटी ऑफ सोर्स 0, ठीक है। ये जो रिफ्लेक्ट कर रहा है वो कितना है, एफ डैश है ना। तो ये जो ऑब्जर्व करेगा, मान लो उसको एफ डबल डैश बोल रहे, तो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय ड्राइवर विल बी इक्वल टू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इनटू स्पीड ऑफ साउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स, ठीक है। और एफ डैश का वैल्यू हम लोग ऊपर से देख सकते हैं, एफ डैश कितना था, एफ बाय वी माइनस यू, एफ डैश कितना था, वही इसी को तो एफ डैश बोल रहा था मैं, एफ डैश कितना है, एफ बाय वी माइनस यू, ठीक है। एफ डैश है एफ बाय वी माइनस यू, यहाँ वी प्लस यू बाय वी, अरे इसमें वी भी था, सॉरी वी है ना, ठीक है। तो एफ वी प्लस यू वी माइनस यू, फॉर्मूला वैसे याद भी कर सकते हो आप। रिफ्लेक्ट होके जो सोर्स है, जैसे कार में ड्राइवर बैठा हुआ है, वो किसी क्लिफ की तरफ जा रहा है, तो उसी कार का जो ड्राइवर है उसको कितना इको का फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आता है ना, डायरेक्टली आप याद भी कर सकते हो, इसको डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं। तो एफ इंटू वी माइनस यू, वी प्लस यू डिवाइड बाई वी माइनस यू, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ड्राइवर विल बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी एमिटेड बाय कार, स्पीड ऑफ साउंड प्लस स्पीड ऑफ कार, स्पीड ऑफ साउंड माइनस स्पीड ऑफ कार, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्टेड साउंड का जो फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ड्राइवर और वो 2f है, ठीक है ना। तो ये 2f है, ये f, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये f गया, ये 2 हो गया, तो 2v माइनस 2u इक्वल टू v प्लस यू, तो v इक्वल टू 3u। तो आपसे क्वेश्चन में u पूछा था, है ना, u कितना हो जाएगा, v बाय 3, तो v बाय 3 ऑप्शन b, ठीक है। कार का स्पीड साउंड का स्पीड का 1/3 आ गया, है ना। Question number 43. An observer moves towards a stationary source of sound with a speed 1/5 of the speed of sound. ठीक है, the speed of sound अगर c है तो आपका ऑब्जर्वर सोर्स के तरफ जा रहा है, सोर्स रेस्ट पे है, विथ स्पीड विच इज़ 1/5 ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। तो वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स आर लैम्डा एंड एफ, ठीक है। तो लैम्डा वेवलेंथ एमिट कर रहा और फ्रीक्वेंसी एफ का एमिट करे, ठीक है। मतलब जो साउंड वेव एमिट कर रहा है उसका वेवलेंथ इतना है, फ्रीक्वेंसी इतना है। तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ रिकॉर्डेड बाय द ऑब्जर्वर, ठीक है। ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स, सॉरी इसको मैं यहाँ क्यों बनाया, सोर्स ने एमिट करता है, तो सोर्स जो
वेव साउंड वेव्स एमिट कर रहा है उसका फ्रीक्वेंसी एफ है, वेवलेंथ लैम्डा है, ठीक है। सबसे पहली बात याद रखना, तो इफ़ सोर्स इज स्टेशनरी, सोर्स स्टेशनरी है इस केस में, ठीक है, दिस इम्प्लाइज एपरेंट वेवलेंथ विल बी इक्वल टू ट्रू वेवलेंथ, ठीक है। जो ओरिजिनल वेवलेंथ है वही आपका एपरेंट वेवलेंथ हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर सोर्स आपका रेस्ट पे है तो सोर्स जितना वेवलेंथ एमिट कर उतना ही वेवलेंथ ऑब्जर्वर को दिखेगा, ठीक है ना। तो वेवलेंथ जहाँ भी चेंज हो रहा होगा वो सब ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो। तो ये 1.2 वेवलेंथ, 1.2 टाइम्स वेवलेंथ, ये एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट, तो खाली एक ही ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन बी, ठीक है। तो इसको क्रॉस चेक कर रहे, क्वेश्चन बन के एग्जाम में इस क्या क्या बढ़ सकते हो आप। अगर ये भी गलत रहा तो बोनस हो जाएगा अपने आप, ठीक है, क्योंकि ये तीनों तो पक्का गलत है। इसको चेक कर लेते 1.2 एफ आ रहा है कि नहीं, तो उसके लिए यहाँ पे वो लगाते हैं एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, स्पीड ऑफ साउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर को वेलोसिटी पॉजिटिव लेंगे कि वो सोर्स को अप्रोच कर रहा है, -0, ठीक है। तो ये 1.2 एफ आएगा, है ना, यानी बी ऑप्शन ही आना चाहिए। Whistle revolves in a circle with angular speed 20 radian per second using a string of length 50 centimeter. If the frequency of sound from the whistle is 385, then what is the minimum frequency heard by an observer which is far away, ठीक है। तो एक सर्कल में एक सोर्स ऑफ साउंड मूव कर रहा है, ठीक है, विसल एक सर्कल में मूव कर रहा है, ओमेगा दे दिया है और लेंथ ऑफ सर्कल मतलब रेडियस सर्कल दे दिया, ठीक है ना। इससे बहुत ही दूर एक ऑब्जर्वर है, ठीक है ना। तो ऑब्जर्वर को कितना मिनिमम फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा, है ना। अब ऑब्जर्वर क्योंकि बहुत ही दूर है तो उसको कहीं भी मान सकते हो, मतलब सेंटर्स के बराबर, सेंटर से ऊपर, सेंटर से नीचे, फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हर एक लाइन पैरेलल रहेगा, ठीक है। ऑब्जर्वर को आप यहाँ मानो, इस लाइन को खींचो, इस लाइन को खींचो, इस लाइन को खींचो, सब लाइन पैरेलल, क्योंकि बहुत ही दूर है, इन्फाइनाइट डिस्टेंस दूर है, ठीक है। तो इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता उसको, है ना। तो आप क्या करो, यहाँ पे आपको ये पता है कि दो चीज़ें हैं, अगर ऑब्जर्वर रेस्ट पे है तो सोर्स जब ऑब्जर्वर की तरफ जाते रहता है तब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा सुनाई देता है, और सोर्स जब ऑब्जर्वर से अवे जाते रहता है तब फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देता है, ठीक है ना। इस केस में फ्रीक्वेंसी मिनिमम हो जाता है और इस केस में फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम रहता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपका सोर्स घूम रहा है ना। तो जब ऐसे घूम रहा है सोर्स, मान लो ऐसे घूम रहा है, तो जब सोर्स यहाँ पे होगा तब उसका वेलोसिटी अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर होगा। तो ऑब्जर्वर को आप कहीं भी मानना था तो यहाँ मान लो, याद रखना ऑब्जर्वर जो है कहीं भी मान सकते हो। अब इन्फिनिटी भी तो है लेकिन कहीं भी मान सकते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इन्फिनिटी दूर है, ठीक है। ओके, तो इसका स्पीड कितना होगा, ओमेगा इंटू आर होगा, क्योंकि ओमेगा से घूम रहा है, आर रेडियस सर्कल है, तो स्पीड कितना होगा, ओमेगा इंटू आर, ठीक है ना। तो जब इस पॉइंट पे सोर्स आपका सोर्स होगा, उस मोमेंट में जो साउंड वेव इमिट करेगा वो साउंड वेव जब ऑब्जर्वर तक पहुंचेगा तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी का इसको दिखेगा, क्योंकि ये अवे जा रहा था, ठीक है। वैसे जब ये यहाँ पे होता और इस तरफ जाते रहता, उस समय ऑब्जर्वर को भी यहाँ मान सकते हो, फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑब्जर्वर बहुत ही दूर है। ऑब्जर्वर को यहाँ मानो, उस समय ऑब्जर्वर की तरफ जाते रहता तो मैक्सिमम दिखता है, ठीक है ना। तो हम लोग को मिनिमम पूछा है, ठीक है ना। तो इस स्टेट में मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा, ठीक है ना। तो कितना फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा देखते हैं। ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितना है, 385 इंटू स्पीड ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे सोर्स तो अवे जा रहा है तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स माइनस ओमेगा आर लेंगे हम, ठीक है ना, क्योंकि सोर्स ऑब्जर्वर से अवे जा रहा है ना। सोर्स ऑब्जर्वर से अवे जा रहा है तो वेलोसिटी माइनस में लेंगे, ठीक है, प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर तो आपका रेस्ट में, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 385 इंटू 340 डिवाइडेड बाई 340 प्लस ओमेगा आर का वैल्यू निकालते हैं। ओमेगा है 20 और रेडियस है 0.5, ठीक है। तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 10, तो 34/35 हो जाएगा, ठीक है है ना। ओके, तो इसको हम लोग ऊपर को, अब तो इसको कैलकुलेट करना है, आप जैसे मैंने वैसे कैलकुलेट करो, ठीक है। मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, ऊपर को 35 - 1 लिख सकता हूँ, तो ये ऐसा दिखेगा। और ये मेरे 385 माइनस 35 टाइम्स 12 या 10 मान लो, ठीक है, 11 मान लो। तो 385 में से 10 12 घटा दो
तो 375 से जस्ट कम रहेगा, यानी 374। ये कैलकुलेशन है, आप इसको कैलकुलेट करना इतना आ जाना चाहिए, ठीक है। अ वेव ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विथ ए इक्वल टू इतना, ये ऐसा होना चाहिए, एम्पलीट्यूड इतना है, वेलोसिटी इतना है, लैम्डा इतना है। तो वेव एक्सप्रेशन क्या होगा वेव इक्वेशन का, ठीक है। तो पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग जा रहा है तो प्लस वाले तो एलिमिनेट हो गए, वैसे ही पॉजिटिव एक्स के जा रहे हैं तो माइनस एक्स आएगा, ठीक है। अब चेक कर लो कुछ भी निकाल के, जैसे दोनों में ए सेम है। अब यहाँ पे ओमेगा कितना है, टी के साथ क्या है 6 × 2 12 पाई है, तो इसके लिए ओमेगा है आपका 12 पाई, ठीक है। ओके, यस, लैम्डा भी निकाल सकते थे हम लोग, कैसे भी कर सकते हैं। मेरे को दिख रहा है कि लैम्डा निकालना ज़्यादा आसान है। लैम्डा मतलब क्या निकालना ज़्यादा आसान, लैम्डा दिया हुआ है ना, ठीक है। 2 पाई/60 मतलब पाई/30, तो क्या आपका पाई/30 आना चाहिए, है ना। तो पाई/30 यहाँ पे आ रहा है, देख लो यहाँ पे के कितना हो जाएगा, एक्स का क्या है 1/60 × 2 पाई, ठीक है। 1/60 × 2 पाई, तो पाई/30, और इस डेटा से भी के का वैल्यू पाई/30 आ रहा था, ऑप्शन सी सही होना चाहिए। इक्वेशन ऑफ ए वेव रिप्रेजेंटेड बाय दिस इज गिस, तो देन द वेलोसिटी ऑफ द वेव इज, तो वेलोसिटी क्या होता है ω/k होता है, ओमेगा होता है टी के साथ वाला, के होता है एक्स के साथ वाला, ठीक है। तो 1000 आ जाएगा। टू वेव्स हैविंग इक्वेशन दिस एंड दिस, इफ इन द रिजल्टेंट वेव द फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड रिमेन इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ सुपर इम्पोजिंग वेव, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ सुपर इम्पोजिंग वेव, है ना। सुपर इम्पोजिंग वेव का एम्पलीट्यूड कितना है ए, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड इक्वल टू सुपर इम्पोजिंग वेव का एम्पलीट्यूड। तो फेज डिफरेंस क्या होगा इनके बीच में, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड आपको पता है क्या होता है, a1² + a2² + 2a1a2 cos phi, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड इक्वल टू इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड, जो कि ए दिया हुआ है ना, स्मॉल ए में मान रहा हूँ, कैपिटल ए मान रहा हूँ, ठीक है ना। अब इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड ए है और ए है, तो दोनों ए है, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ठीक है। ओके, तो a² कैंसिल हो गया, cos phi का वैल्यू -1/2 मतलब phi हो गया 120 डिग्री मतलब 2 पाई/3 रेडियन, ठीक है। तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा 2 पाई/3 रेडियन, वही तो पूछा था आपसे फेज डिफरेंस, ठीक है। If the tension and diameter of a sonometer wire of fundamental frequency n is doubled and density is halved, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में क्या फ़र्क आएगा, ठीक है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपका होता है 1/2L √टेंशन/μ, ठीक है। अब μ होता है मास पर यूनिट लेंथ, मास होता है आपका, मास क्या हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। और वॉल्यूम क्या होता है एरिया इंटू लेंथ, तो यानी म्यू का बदले आप लिख सकते हो डेंसिटी इंटू एरिया, है ना। तो म्यू का बदले हम लोग क्या लिखेंगे डेंसिटी इंटू एरिया, ठीक है। तो आप कंपेयर कर सकते हैं। तो नया वाला आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो सब चीज़ को डबल किया गया, ठीक है। तो इफ द टेंशन एंड डायमीटर है डबल, तो टेंशन को डबल किया गया, एरिया में डायमीटर कैसे आता है, ये तो एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया ना, एरिया हो जाएगा πd², ठीक है। तो ये प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा आपका L, डेंसिटी इज हाफ्ड, बाकी कुछ चेंज नहीं किया, ठीक है। तो लेंथ को भूल जाओ, d को बाहर रखो और t/ρ, ठीक है। तो आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसके प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ओके, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसके प्रोपोर्शनल है ना, डी को स्क्वायर रूट करेंगे तो डी बाहर हो जाएगा, लेंथ तो कहीं चेंज नहीं हो रहा है, तो लेंथ को भूल गए हम लोग प्रोपोर्शनलिटी में, ठीक है। खाली ये देखेंगे, समझ में आई बात, लेंथ वाला फैक्टर आएगा ही नहीं क्योंकि लेंथ दोनों केस में सेम है, ठीक है। तो इसको अगर देखेंगे तो आपका न्यू फ्रीक्वेंसी जो होगा डिवाइडेड बाय ओल्ड फ्रीक्वेंसी अगर करोगे आप, ठीक है, तो न्यू फ्रीक्वेंसी में आपका T'/T आएगा, ρ'/ρ आएगा, ठीक है, और D/D' आएगा। समझ में आई बात, इसी के हिसाब से, ठीक है। जैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल D है तो डैश बाय नॉन डैश इक्वल टू नॉन डैश बाय डैश होगा,
वैसे ये भी इन्वर्सली पोजिशन में थे, ये डायरेक्टली पोजिशन है, मतलब डैश ऊपर है तो डैश नीचे, ठीक है। अब न्यू टेंशन इज डबल ऑफ ओरिजिनल टेंशन, इसका बाद 2T लिखेंगे। और डेंसिटी को क्या किया हम लोग, एंड डेंसिटी इज हाफ, डेंसिटी को हाफ की, ये वाला डेंसिटी हाफ ऑफ ये है, और डायमीटर को भी डबल किए हैं, ठीक है। तो इसको D रहने दो और ये 2D है ना, ठीक है। तो D कट गया, हाफ हाफ, तो 2 इंटू हाफ मतलब 1, ठीक है। यानी नया वाला फ्रीक्वेंसी बाय पुराना वाला फ्रीक्वेंसी 1 है, तो पुराना फ्रीक्वेंसी n था तो नया फ्रीक्वेंसी भी n रहेगा, ठीक है। The equations of two waves acting in perpendicular directions are given as this and this, where delta is alpha plus lambda by 2 मतलब pi by 2। तो रिजल्टेंट वेव कैसा होगा। अब चारों ऑप्शन आप देखोगे तो शेप्स हैं, ठीक है ना। तो शेप निकालने के लिए टाइम को एलिमिनेट करो, है ना। तो फर्स्ट वेव को अगर आप देखो तो x है, x बाई ए है cos ओमेगा टी प्लस डेल्टा, और डेल्टा का वैल्यू कितना है, अल्फा प्लस पाई बाई 2, ठीक है ना। ओके, अब सेकेंड वेव, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले फर्स्ट वेव को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो माइनस साइन थीटा है ना, क्योंकि कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे थीटा कौन है, ये पूरा थीटा है ना, ठीक है। तो एक्स बाई ए का वैल्यू इतना आ गया। वैसे सेकेंड वाले इक्वेशन को देख के हम लोग बोल सकते हैं वाई बाई ए का वैल्यू कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा है, ठीक है। यहाँ तक सही है। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा, ये तो 1 होना चाहिए, क्योंकि अगर एंगल सेम होता है तो उसका साइन का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा 1 होता है, ठीक है ना। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स बाई ए का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा एक्स बाई ए का स्क्वायर। वैसे ये हो जाएगा वाई बाय ए का स्क्वायर सेकेंड इक्वेशन से, ठीक है। तो इससे क्या आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। आपको याद रखना है जिनका मैथ्स नहीं है कि ये एक सर्कल का इक्वेशन है, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अ स्ट्रिंग इज कट इनटू 3 पार्ट्स हैविंग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इतना इतना इतना, देन ओरिजिनल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एन इज रिलेटेड टू द इक्वेशन। तो ऐसा क्वेश्चन तुम लोग बहुत बार किए हैं पहले भी, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट है ना। Two stationary sources each emitting waves of wavelength lambda. An observer moves from one source to another with speed u. The number of beats heard by him will be. तो observer moves from one source to another with speed u, ठीक है। तो दो स्टेशनरी सोर्स है, ये सोर्स 1 है, ये सोर्स 2 है। ऑब्जर्वर जो है एक सोर्स से दूसरे की तरफ जा रहा है ना, तो इधर से उधर मान लो या उधर से इधर मान लो, फर्क नहीं पड़ता, स्पीड यू से जा रहा है, ठीक है। ये दोनों रेस्ट पे है, ठीक है। तो नंबर ऑफ बीट्स क्या होगा, बीट्स के लिए पहले फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो यहाँ से जो वेव इमिट हो रहा है उसका फ्रीक्वेंसी कितना सुनाई देगा, इसको f1 हो जाएगा ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इनटू स्पीड ऑफ साउंड इन द मीडियम जो कि है नंबर ऑफ बीट्स यू, ठीक है। वो दिया नहीं गया, फ़र्क नहीं पड़ेगा, स्पीड ऑफ साउंड इन मीडियम, ठीक है। ओके, प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, पॉजिटिव लेंगे क्योंकि उसके तरफ जा रहा है, माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स, सोर्स तो रेस्ट पे, ठीक है। तो ये वाला फ्रीक्वेंसी जो ये ऑब्जर्व करेगा उसके लिए ये फॉर्मूला, वैसे इसको 1 इसको 2 बोलते हैं, इसको 1 बोलते हैं, ठीक है, 2 नाम दिए ना, ठीक है। वैसे ये जो साउंड एमिट कर रहा है ये वाला सोर्स, उससे तो ये ऑब्जर्वर दूर जा रहा है, तो दूर जा रहा है तो c माइनस यू डिवाइडेड बाय c, ठीक है, ये होगा, है ना। तो हम लोग को क्वेश्चन में बोला गया है f2 माइनस f1 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। तो f2 माइनस f1 करेंगे तो दिस माइनस दिस करेंगे, तो f0 कॉमन, f0 बाई c कॉमन, c प्लस यू माइनस c माइनस यू, 2u f0 बाय c, ठीक है। तो 2f0 c बाय u, और स्पीड ऑफ साउंड डिवाइडेड बाय आपका, सॉरी इसका ज़रूरत ही नहीं है, यहीं से काम हो जाएगा, इसको 2u c बाय f0, ठीक है। अब स्पीड ऑफ साउंड डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड आपका वेवलेंथ ऑफ साउंड हो जाएगा, ठीक है। तो 2u बाय लैम्डा हो जाएगा, ये ऑप्शन ए, ठीक है।
टू वेव्स ऑफ वेवलेंथ्स 50 एंड 51 प्रोड्यूस 12 बीट्स पर सेकेंड, तो वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है। तो वेवलेंथ जब 50 है, ठीक है, तो वेवलेंथ आपका फ्रीक्वेंसी फर्स्ट केस में हो जाएगा c बाय लैम्डा 1, c आपका है मतलब लैम्डा है 0.5, ठीक है। सेकेंड केस का हो जाएगा c बाय लैम्डा 2 और सेकेंड केस में ये है 0.51, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड पूछा है ना। अब फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस याद रखना, किसी को भी किसी से सब्ट्रैक्ट करो फ़र्क नहीं पड़ेगा, खाली पॉजिटिव ले लेना अगर नेगेटिव आ गया तो, ठीक है ना। और बीट फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 12, ठीक है। तो दिस माइनस दिस किए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.51 माइनस 0.5 0.51। तो स्पीड ऑफ साउंड यहाँ से हो जा रहा है 6 इंटू 0.51 डिवाइडेड बाय 0.01, तो 51 इंटू 6, 6 का 6, 6 पंजे 30, 306 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी। A transverse wave is represented by the equation y equal to y naught sin 2 pi by lambda vt minus x. For what value of lambda is the maximum particle velocity equal to 2 times the wave velocity, ठीक है। तो maximum particle velocity होता है ओमेगा इंटू ए इक्वल टू 2 टाइम्स वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी होता है ओमेगा बाई के, ठीक है। तो ओमेगा ओमेगा कट गया, ए इंटू के इक्वल टू 2, के का वैल्यू होता है 2 पाई बाय लैम्डा, तो लैम्डा हो जाएगा पाई इंटू ए, ठीक है। और ए का वैल्यू है वाई नॉट, तो आंसर हो जाएगा वाई नॉट, ठीक है। अ व्हीकल विथ अ हॉर्न फ्रीक्वेंसी एन इज मूविंग with a velocity of 30 मीटर पर सेकेंड in a direction perpendicular to the straight line joining observer and vehicle। तो ये ऑब्जर्वर है, ये व्हीकल, और ये परपेंडिकुलर चल रहा है ना, ठीक है। व्हीकल ही साउंड प्रोड्यूस करने वाला है यहाँ पे हॉर्न ऑन दबा के, तो ये सोर्स है, ठीक है ना। तो सोर्स का वेलोसिटी ऐसा है और ये 30 से जा रहा है। ऑब्जर्वर परसीव्स, तो ऑब्जर्वर कितना फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रहा है, फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रहा है n+n1, ठीक है ना। ये कितना फ्रीक्वेंसी इमिट कर रहा था, ये आपको फ्रीक्वेंसी कितना इमिट कर रहा था, n इमिट कर रहा था ना, हाँ n, ये कितना फ्रीक्वेंसी इमिट कर रहा है n, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप वेलोसिटी ऑफ सोर्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जर्वर एंड सोर्स देखोगे तो 0 है ना, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वर है, सोर्स का वेलोसिटी इस तरफ कितना हो जाएगा 30 cos 90 विच इज़ 0, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर भी 0 है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स भी 0 है, तो सिंपल एज एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रियल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब एपरेंट फ्रीक्वेंसी बोला है n+n1 और रियल फ्रीक्वेंसी बोला है n, तो n1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आगे अभी और 30-35 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसके लिए आप दूसरा लेक्चर बनाऊंगा, ये बहुत बड़ा हो चुका है ऑलरेडी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अंटिल देन बाय।